नमस्कार। आज हमारे सामने एन फ्रैंक की डायरी के कुछ पन्ने हैं और हम खास तौर पर 1944 की बात करेंगे। ये एक ऐसा साल था जब बाहर की दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने की आहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन एन फ्रैंक और उनके परिवार के लिए, जो 2 साल से गुप्त एनेक्स में छिपे हुए थे, ये उम्मीद और डर के बीच झूलने का सबसे मुश्किल दौर था। तो आज हम सिर्फ घटनाओं को दोहराने नहीं वाले हैं। हमारा मकसद है एक 15 साल की लड़की के नजरिए से उस छिपे हुए जीवन के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सफर को समझना। कैद में लिखी गई ये बातें उम्मीद, डर, प्यार और इंसान के जज्बे के बारे में क्या बताती हैं, जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक पीड़ित की डायरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक लेखिका को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। ये पन्ने दिखाते हैं कि कैसे कैद के उन घुटन भरे पलों ने ही एन को अपने अंदर के तूफान और बाहर की दुनिया दोनों को शब्दों में ढालने की असाधारण ताकत दी। चलिए शुरुआत करते हैं उस खौफ से जो उनकी जिंदगी का मतलब एक हिस्सा ही बन चुका था। डायरी में ईस्टर की एक रात का जिक्र है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। उन्हें लगता है कि नीचे गोदाम में चोर घुस आए हैं और फिर सब कुछ थम जाता है। अंधेरे में 8 लोग बिल्कुल चुपचाप, हर छोटी से छोटी आहट पर सांस रोके हुए। हाँ, और उस चुप्पी का डर आवाज से ज्यादा होता है। मिसेस फॉन डन इतनी डर जाती कि वो लैंप बुझा देती हैं। हर कोई एक दूसरे को इशारों में बात कर रहा है। वो खौफनाक सन्नाटा जहां अपनी सांसों की आवाज भी दुश्मन लगती है। और फिर वो पल आता है जो उनके सबसे बड़े डर को हकीकत में बदल देता है। किताबों की अलमारी, जो उनके छुपने की जगह का दरवाजा थी, उस पर कोई जोर जोर से धक्का मारता है। एन लिखती हैं, अब तो बस हो गया, ये पल हमारे लिए आखिरी है। मैंने कल्पना की कि गेस्टापो हम 8 लोगों को घसीट कर ले जा रही है। उस एक पल में उनकी पूरी दुनिया सिमट गई होगी। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक रात का डर नहीं था, ये उनकी 2 साल की जिंदगी का निचोड़ था। वो अलमारी सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं थी, वो उनकी जिंदगी और मौत के बीच की एक बहुत ही पतली दीवार थी। और जब उस दीवार पर चोट पड़ी तो वो सिर्फ एक धक्का नहीं था, वो उनकी पूरी सुरक्षा, उनकी पूरी उम्मीद पर एक हमला था। ये पढ़ना भी दिल दहला देता है कि उस खौफ के दौरान जब कोई हिल भी नहीं सकता था, तो शौचालय जाने के लिए पीटर को कचरे की एक टोकरी का इस्तेमाल करना पड़ा। ये एक छोटा सा विवरण है, लेकिन ये उस स्थिति की बेबसी को दिखाता है। बिल्कुल, ये विवरण हमें बताते हैं कि डर सिर्फ एक भावना नहीं थी, बल्कि ये उनके वजूद पर एक हमला था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतें, शौचालय जाना, खाना, ही सबसे बड़ा खतरा और शर्मिंदगी का कारण बन गई थीं। डर का सबसे क्रूर रूप यही होता है जब वो आपकी इंसान होने की गरिमा छीन लेता है। सही बात है। और इसी डर के साए में जिंदगी भी तो चल रही थी अपने अजीब तरीके से ही सही। डायरी में रोजमर्रा की लड़ाइयों का जिक्र है। मक्खन के बंटवारे पे झगड़ा, मिसेस फॉन्डैन की कभी खत्म न होने वाली शिकायतें, या ये चिंता कि खाने के लिए आलू खत्म हो रहे हैं। ये बातें आज हमें छोटी लग सकती हैं, लेकिन तब शायद यही उनकी दुनिया थी। ये छोटी बातें असल में बहुत बड़ी हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पे देखें तो जब बाहरी दुनिया पर आपका कोई नियंत्रण न हो तो आप अपने छोटे से दायरे में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। मक्खन पर झगड़ा सिर्फ मक्खन के लिए नहीं था, वो अपने जीवन के किसी हिस्से पर नियंत्रण पाने की एक हताश कोशिश थी। अच्छा, ये झगड़े और शिकायतें इस बात का सबूत थे कि वो अभी भी इंसान हैं, जिनकी अपनी पसंद नापसंद है। और फिर उसी कैद में एक दिन खुशियों का एक फव्वारा फूट पड़ता है। स्ट्रॉबेरी का किस्सा। कहीं से 24 पेटियां स्ट्रॉबेरी आ जाती हैं और पूरा एनेक्स जैम बनाने में जुट जाता है। वो लिखती हैं कि ऑफिस के लोग और छिपे हुए लोग सब दिन दहाड़े एक साथ काम कर रहे थे। उस पल के लिए एन को लगा जैसे वो आज़ाद हैं, जैसे सब कुछ सामान्य है। वो स्ट्रॉबेरी बनाना सिर्फ जैम बनाना नहीं था, वो सामान्य जीवन जीने का एक विद्रोह था। एक ऐसा पल जहां वो सब मिलकर कुछ बना रहे थे, कुछ रच रहे थे, न कि सिर्फ छिप रहे थे। वो महक, वो साथ मिलकर काम करने की आवाज, वो एक पल के लिए डर को भूल जाना, यही वो छोटी छोटी चीजें थीं जो उन्हें जिंदा रखे हुए थीं। एक समुदाय होने का एहसास। हाँ बिल्कुल। और इस बीच पढ़ाई लिखाई को लेकर उनका जुनून हैरान करने वाला है। एन ने पूरी सूची बनाई है कि कौन क्या पढ़ रहा है। फ्रेंच, लैटिन, इतिहास, भूगोल, गणित। ऐसा लगता है मानो वे एक भविष्य के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें उन्हें पूरा यकीन था कि वो लौटेंगे। ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, अपने दिमाग को व्यस्त रखना, ज्ञान हासिल करना। ये कैद से मानसिक रूप से बाहर निकलने का एक जरिया था।
ये सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं था, ये इस बात पर उनका विश्वास था कि एक दिन आएगा जब उन्हें इस लैटिन और इस इतिहास की जरूरत पड़ेगी। ये भविष्य में एक अविश्वसनीय निवेश था। और इस सब के बीच एन के अंदर एक अलग ही दुनिया बस रही थी। एक तरफ कैद, दूसरी तरफ एक किशोरी का दिल और दिमाग जो पहली बार प्यार और अपनी पहचान के सवालों से जूझ रहा था। पीटर के साथ उनका रिश्ता गहरा हो रहा था। हाँ, और वो अटारी, वो मचान, उनकी कैद के अंदर एक और छोटी सी आज़ाद दुनिया बन गई थी। वहीं पर वो दोनों घंटों बातें करते, चांद को देखते। डायरी में उनके पहले चुंबन का बहुत ही मासूम और खूबसूरत जिक्र है, लेकिन उसके तुरंत बाद एन का खुद से सवाल करना, क्या ये सही है? क्या मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हूँ? ये दिखाता है कि वो अपने हर एहसास को कितनी बारीकी से जांच रही थी। ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ वो पीटर के करीब जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अपने पापा से, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनसे टकरा रही हैं। उन्होंने अपने पापा को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अब बच्ची नहीं है और अपने कामों के लिए सिर्फ खुद के प्रति जवाबदेह हैं। बाद में उन्हें इस खत पर बहुत पछतावा भी हुआ। यहाँ हम एन को एक किशोरी से एक युवा महिला बनते हुए देख रहे हैं। पीटर के साथ रिश्ता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि उस गहरे अकेलेपन को दूर करने और किसी को समझने की एक कोशिश है। और पापा को लिखा गया वो खत उनकी आज़ादी की घोषणा है। वो अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रहना चाहती जिसे सलाह दी जाए। वो एक ऐसे इंसान के तौर पर पहचानी जाना चाहती हैं जिसके अपने विचार हैं, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। और उस पर पछतावा ये दिखाता है कि इस आज़ादी की राह कितनी मुश्किल और उलझन भरी थी। और यहीं से उनका वो मशहूर विचार सामने आता है, जहां वो 2 एन की बात करती हैं। ये पढ़कर तो मैं हैरान रह गया। वो लिखती हैं कि एक एन वो है जो हंसमुख, चुलबुली और थोड़ी सतही है, जिसे दुनिया देखती है, और दूसरी एन वो है जो ज्यादा गहरी, संजीदा और सच्ची है, जिसे वो सबसे छिपा कर रखती हैं। ये सिर्फ एक किशोरी का असमंजस नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें क्रूर शासन के तहत अपनी असली पहचान छिपानी पड़ती है। उनका बाहरी हंसमुख चेहरा असल में जिंदा रहने का एक कवच था। वो समझ रही थी कि हालात ने उन्हें एक मुखौटा पहनने पर मजबूर कर दिया है। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की इन 2 पहचानों के बीच थी। उनका सबसे बड़ा डर क्या था? उनका सबसे बड़ा डर ये था कि अगर उन्होंने अपनी असली गहरी एन को बाहर आने दिया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। ये कितना दुखद है कि जिस इंसान ने इतनी गहराई से दुनिया को समझा, उसे डर था कि दुनिया उसे नहीं समझेगी। और फिर 6 जून 1944 डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, यही वो दिन है, हमला शुरू हो गया है। डी डे की खबर पूरे एनेक्स में जैसे बिजली दौड़ जाती है। 2 साल के अंधेरे के बाद ये उम्मीद की पहली और सबसे बड़ी किरण थी। आप उस पल के उत्साह का अंदाजा लगाइए। वे रेडियो से चिपके हुए हैं, जनरल आइजनहावर बोल रहे हैं, चर्चिल बोल रहे हैं। ये नाम उनके लिए सिर्फ नेता नहीं थे, ये उनकी आज़ादी के साक्षात प्रतीक बन गए थे। बिल्कुल। हर खबर, फ्रांस के किसी छोटे से गांव पर कब्जे की खबर भी उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि मार्गोट कहती है कि शायद वो सितंबर या अक्टूबर तक स्कूल वापस जा सकेगी। ये सुनकर दिल टूट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ, लेकिन उस पल में उनकी उम्मीद कितनी सच्ची थी। यहाँ उम्मीद की ताकत साफ दिखती है। 2 साल के डर और अनिश्चितता के बाद ये पहली ठोस वजह थी ये मानने की कि ये सब खत्म हो सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक व्यक्तिगत मुक्ति का वादा था। इसने एनेक्स की पूरी हवा बदल दी थी। लेकिन इसी उम्मीद के बीच एन एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली बात भी लिखती हैं। वो देखती हैं कि कैसे कुछ डच लोगों में यहूदियों के प्रति नफरत कम होने के बजाय बढ़ रही है। फिर भी वो कहती हैं कि वो हॉलैंड से प्यार करती हैं और उम्मीद करती हैं कि एक दिन ये उनका सच्चा वतन बनेगा। ये बहुत मार्मिक है और उनकी असाधारण परिपक्वता को दिखाता है। आज़ादी के इतने करीब आकर भी उन्हें इस कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था कि नफरत खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी उम्मीद नहीं टूटती है। और इसी उम्मीद की रोशनी में हमें ये याद रखना चाहिए कि डी डे की इस खबर के ठीक 2 महीने बाद 4 अगस्त 1944 को उन्हें और उनके परिवार को पकड़ लिया गया। उनकी आशा और हकीकत के बीच का ये फासला ही इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद और शक्तिशाली बना देता है। एन फ्रैंक की डायरी सिर्फ छिपने की कहानी नहीं है, ये एक असाधारण दिमाग की कहानी है जो बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी, प्यार, पहचान और उम्मीद के सबसे बड़े सवालों से जूझ रहा था।
ये एक लेखिका की कहानी है जो तब तक लिखती रही जब तक उसके हाथ से कलम छीन नहीं ली गई। डायरी का आखिरी पन्ना 1 अगस्त 1944 का है, उनकी गिरफ्तारी से सिर्फ 3 दिन पहले। अपनी आखिरी एंट्री में एन एक बार फिर अपनी 2 पहचानों के बारे में लिखती हैं और कहती हैं कि वो अपनी बेहतर, गहरी और सच्ची पहचान को दुनिया के सामने कैसे लाएं, यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। डायरी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी नहीं। ये एक सवाल छोड़ जाती है। एन ने अपनी सबसे निजी और सच्ची पहचान को दुनिया के नज़रों से बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद की। आज वही पहचान दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी और सराही जाने वाली आवाज़ों में से एक है। इस विडंबना से एन और उनकी विरासत के बारे में हमारी समझ कैसे बदलती है?